हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, ये यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ तो भौतिक राशियाँ या इनको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि वे राशियाँ जिनको माप सकें या जिनको मापा जा सके, उनको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। मापने का मतलब है उसका मेज़र करना। जैसे हमारे पास में एक भौतिक राशि है दूरी। हम इस दूरी को माप सकते हैं। कैसे मापते हैं? अगर आपको कोई एक लोहे की रॉड देता है और आप उसकी लंबाई नाप करके बता देते हो कि इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या कर दिया आपने, उसको माप दिया। तो ये क्या हुई, एक भौतिक राशि हुई। इसका मतलब दूरी एक क्या है, भौतिक राशि है। दूसरा जैसे हम ले लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो भी एक भौतिक राशि है। जैसे अगर आपको कोई मान लीजिए 2 आम देता है और आप उसको तौल के बता देते हो कि ये 2 आम 400 ग्राम के हैं, तो मतलब आपने इसको भी माप दिया। तो ये भी क्या हुई, एक भौतिक राशि हुई। इसी तरीके से समय भी एक भौतिक राशि है। जैसे मान लीजिए आप आगरा से दिल्ली जाते हो और आगरा से दिल्ली जाते में आपको जो टाइम लगता है वो मान लीजिए 2 घंटे का लगता है। तो 2 घंटे का समय लगता है, मतलब आपने उसको अपनी घड़ी के अनुसार घड़ी से उसको माप दिया। तो ये भी क्या हुआ, एक भौतिक राशि हुई। मतलब जिस भी राशि को हम माप सकते हैं उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। और अगला हम एग्जांपल ले सकते हैं ताप। ताप यानी कि टेम्परेचर, ये भी क्या है, एक भौतिक राशि है। जैसे मान लीजिए कोई 2 वस्तुएं हैं जिनमें कि एक गर्म है और दूसरी ठंडी है। दूसरी वस्तु ठंडी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसका तापमान ज़्यादा है, तो आप थर्मामीटर से नाप सकते हैं, गर्म वस्तु का तापमान ज़्यादा होगा। तो ये भी हमने माप दिया, मतलब ये भी क्या हुई, एक भौतिक राशि हुई। तो भौतिक राशि का सीधा सा मतलब है जिसको हम माप सकते हैं उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। तो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनको मापा जा सके तथा जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके। भौतिकी के नियम का मतलब है हमने इन राशियों के संबंध में ही कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ लॉज बना रखे हैं। उन नियमों को हम इन्हीं की सहायता से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि वे राशियाँ जिनको मापा जा सके, जिनको मापा जा सके या हम बोल सकते हैं जिनका मापन किया जा सके, उसको हम बोलते हैं भौतिक राशि। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ताप, द्रव्यमान, दूरी, समय आदि क्या हैं, भौतिक राशियाँ हैं। अब यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट डालकर लिख लेना। मैंने यहाँ पर लिखा है नोट, हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं जैसे सुख दुख आदि भौतिक राशियाँ नहीं है, क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता। आपको याद रखना है वही भौतिक राशि होती हैं जिनको मापा जा सकता है। जिनको मापा नहीं जा सकता वो भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं। तो अब जो भी मान लीजिए हमारे पास में कोई भौतिक राशि है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास में द्रव्यमान है। तो अगर हमारे पास में किसी भी चीज़ का कोई द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 2 आम हैं, ठीक है ना, 2 आम हैं। तो हमने इसका कुछ वेट यानी कि इसका वज़न कैलकुलेट किया, इसका द्रव्यमान कैलकुलेट किया और उसको हमने कहा कि जो हमारे पास आम हैं वो 2 आम हैं, उनका वज़न कितना है, 400 ग्राम। तो हमने क्या लिखा, आम है हमारे पास कितने, 400 ग्राम। तो ये जो हमने लिखा है इसको कहते हैं किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करना या व्यक्त करना। तो अब हम देखेंगे कि हम किसी भी भौतिक राशि को किस तरह से निरूपित करते हैं। ये हमने किसको निरूपित किया है, द्रव्यमान को निरूपित किया है। इसी तरीके से हम किसी भी भौतिक राशि को निरूपित कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं भौतिक राशि का निरूपण। तो हमने यहाँ पर लिखा किसी भौतिक राशि का निरूपण, या हम उसको किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास में कोई द्रव्यमान है, हमने अभी आम का एग्जाम्पल लिया था, तो हम उसी का ले लेते हैं। हमारे पास में जो द्रव्यमान था आम का वो कितना था, हमारे पास में द्रव्यमान था 400 ग्राम। तो हमने इसे किस तरह से लिखा है,
अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले लिखा है इसका मान, इसको बोलते हैं हम गणितीय मान। गणितीय मान कह लो, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको मैथमेटिकल वैल्यू। ये हमने मैथमेटिकल वैल्यू लिखी, और इस मैथमेटिकल वैल्यू को हम फिजिक्स में बोलते हैं परिमाण। परिमाण, या इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसी भी भौतिक राशि का जो हमारा गणितीय मान होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं परिमाण या मैग्नीट्यूड। तो और आगे हमने इसके क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्राम, इसको हम बोलते हैं मात्रक। इसको क्या बोलते हैं हम, मात्रक। तो ये दोनों चीज़ों से हम इस किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए अभी हमने द्रव्यमान का लिया था, हम ले लेते हैं समय। अगर हमारे पास कोई भी समय है, हमने उसको नोट किया है, मान लीजिए हम आगरा से दिल्ली गए हैं, तो हमने उसमें जो टाइम लिया है, उसमें किसी भी मान लीजिए गाड़ी से गए हैं, तो हमने जो भी टाइम लिया है उसको, टाइम को हमने घड़ी में नोट किया है, और उसको मान लीजिए 2 घंटे, इतना समय हमें लगा है। तो हमने क्या लगा, समय बराबर 2 घंटे लगा हमें। तो अब हमने इसको कैसे लिखा है, आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मैथमेटिकल वैल्यू मतलब परिमाण, और उसके आगे हमने क्या लिखा है, घंटा, यानी कि ये होता है हमारा मात्रक। तो हम किसी भी भौतिक राशि को लिखते टाइम सबसे पहले लिखते हैं उसका परिमाण, जिसको गणितीय मान भी कहते हैं, उसके बाद लिखते हैं उसका मात्रक। तो हम लिख सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, तो उसको जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम उसका परिमाण, उसके बाद लिखेंगे उसका मात्रक। तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि को निरूपित कर सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने लिखा भौतिक राशि बराबर परिमाण इंटू मात्रक। मतलब हम किसी भी भौतिक राशि को कैसे व्यक्त करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं उसका परिमाण, उसके बाद उसका मात्रक। अगर मान लीजिए हम भौतिक राशि को Q से व्यक्त करें, और परिमाण को N से और मात्रक को U से, तो Q बराबर NU, ये हमारा एक सूत्र के टाइप का हो गया। तो आप याद रख सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को Q को किस तरह से व्यक्त करते हैं, सबसे पहले उसका परिमाण, N मीन्स परिमाण, और U मीन्स यूनिट। तो Q इज इक्वल टू NU। अब ये हो गया हमारे किसी भी भौतिक राशि का निरूपण। अब ये जो हमने लिखा है एक सूत्र टाइप का, इसी में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, हम दोबारा ले लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में आम का हमने एग्जाम्पल लिया था, और हम मान लीजिए अब इस बार ले लेते हैं 1 किलो आम। ये हमने क्या लिया, 1 किलो आम का एग्जाम्पल ले लिया। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये क्या है, परिमाण, और दूसरा ये क्या है, किलोग्राम मात्रक। मतलब इस वाली जो हमने लिखा है यहाँ पर भौतिक राशि द्रव्यमान की, उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले जो लिखा है परिमाण, उसमें लिखा है हमने 1, और दूसरा हमने जो मात्रक लिखा है उसमें हमने क्या लिखा है, किलो। किलो लिख सकते हैं, या इंग्लिश में केजी बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। तो अब आगे अगर हम इस 1 केजी को, आप जानते होंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आंसर है 1000 ग्राम होते हैं। अब आप देखिए हमने दूसरी बार क्या लिखा, मैथमेटिकल वैल्यू को यानी कि परिमाण को हमने लिख दिया 1000, और जो हमने मात्रक लिखा था किलो, उसको लिख दिया ग्राम। अब आप यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने पहले लिखा था 1 किलोग्राम, दूसरी बार लिखा 1000 ग्राम। तो इन दोनों में क्या कोई अंतर है, तो आंसर है नहीं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये भी एक किलो है, और ये भी अगर देखा जाए तो 1 किलो ही है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम ही होते हैं। मतलब ये दोनों अगर हम देखा जाए तो ये आपस में बराबर हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा जो मैथमेटिकल वैल्यू था, यहाँ पर परिमाण था, वो छोटा था, और यहाँ पर बड़ा है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मात्रक जो था वो बड़ा था, और ग्राम छोटा मात्रक है। किलोग्राम से छोटा होता है ग्राम, तो किलोग्राम बड़ा था, ये छोटा है। मतलब अब हमने जो इसके परिमाण को हमने बढ़ा दिया, मतलब पहले हमारा 1 था, अब हमने 1000 कर दिया। मतलब हमने परिमाण को क्या किया है, हमने परिमाण
परिमाण को हमने क्या किया है, बढ़ाया है। परिमाण को हमने बढ़ाया है तो आप देखिए जो मात्रक है वो क्या हो गया है, मात्रक जो था हमारा पहले किलोग्राम था, अब ग्राम हो गया, मतलब घट गया। मात्रक क्या हो गया, घट गया या छोटा हो गया। तो परिमाण बढ़ाने से मात्रक छोटा हो गया। अब दोबारा मान लीजिए ये हमें दिया होता तो हम इसको दोबारा से लिख सकते हैं। दोबारा से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब हमने बड़े मान को, मतलब परिमाण को घटाया, परिमाण को 1000 से 1 कर दिया, तो मात्रक क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब परिमाण, अब मैं इसको n से लिख देता हूँ, परिमाण को n को हमने क्या किया, हमने किया n को घटाया। हमने n को घटाया तो हमारा जो u था वो बढ़ गया। बढ़ गया मतलब एक के घटाने से दूसरा बढ़ रहा है और दूसरे के घटाने से पहला बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने पहले 1 था तो 1 को बढ़ाकर 1000 कर दिया, तो ये घट गया मात्रक। और हमने इस मात्रक को बड़ा कर दिया, मतलब केजी में बदल दिया, तो मान कम हो गया। मतलब एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी घट रही है, तो एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरे घटने को हम फिजिक्स में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। मतलब जो n है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/u। ये आपको याद रखना है, जो n है वो 1/u के समानुपाती है, या इसको 1/u ना बोलें तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जब ये वाली चीज़ को आप बढ़ाओगे तो ये बहुत ज़्यादा घट जाएगी, और अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगी। मतलब एक के बढ़ने पे दूसरी घटेगी, दूसरी के बढ़ने पे पहली घटेगी, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरी घटेगी। तो ये कहलाता है हमारा व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। अब अगर हम यहाँ से क्योंकि यहाँ पर एक व्युत्क्रमानुपाती का निशान लग रहा है, हम इसको फिजिक्स में रखते नहीं हैं, हम डायरेक्टली बराबर का निशान लगा करके इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं। जैसे n बराबर, क्योंकि इक्वेशन को हम बराबर में ही लिखते हैं तो हम इसको एक इक्वेशन बना रहे हैं, तो 1/u लिखा है यहाँ पर। तो जब हम बराबर का निशान लगाते हैं, समानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटा करके, तो हम लगाते हैं एक कांस्टेंट के, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल लो, या हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको नियतांक। नियतांक का मतलब है इसका मान नियत होता है, नियत एक अंक। नियत का मतलब क्या है, नियत एक अंक। मतलब ये जो k है इसका एक नियत मान है, एक फिक्स वैल्यू है, और बाकी का हमारा क्या था, 1/u। तो अगर इस u का हम इधर गुणा कर दें, क्योंकि पता होगा आपको जब बटे की संख्या होती है तो वो गुणा में चली जाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, nu बराबर k। अब अगर हम इस k को हिंदी में लिख दें, मतलब nu बराबर नियतांक, तो ये हमारा आपको याद रखना है कि nu बराबर हमेशा एक नियतांक होता है। n क्या है, परिमाण, u क्या है, मात्रक, तो ये क्या होता है, नियतांक होता है। और ये हमने कैसे निकाला, हमने सबसे पहले देखा कि जो n होता है परिमाण, वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आप मात्रक को बढ़ाओगे ये घटेगा, और इसको घटाओगे मात्रक को तो परिमाण बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, उसके बाद समानुपाती का निशान हटाया, k लगाया कांस्टेंट, उसके बाद 1/u लिखा, u का इधर गुणा कर दिया तो nu हो गया, और nu बराबर k, ये हम बोल सकते हैं nu बराबर नियतांक। तो ये आपको याद रखना है कि nu बराबर सदैव नियतांक होता है। अब हम इसको वहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा n समानुपाती है 1/u के, क्योंकि होता है मात्रक बढ़ाने पर यूनिट जो है उसका, मात्रक जो है बढ़ाने पर जो मान है उसका वो घटता है, और मान बढ़ाने पर यूनिट घटता है। तो n बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लाएंगे और लिखेंगे 1/u। तो इस u को अगर हम इसको गुणा में पहुँचा दें तो nu बराबर सदैव नियतांक होता है। तो ये हमने एक सूत्र टाइप का बना लिया, nu बराबर नियतांक। अब हम इसको थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये जो हमने लिखा था यहाँ पर nu बराबर नियतांक, यहीं पर हम समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई एग्जांपल लिया था, यहाँ पर लिया था हमने आम का एग्जांपल। तो क्या था हमारा, 1 kg था
और हमने जब उसको इस मान को बढ़ा दिया था, इस मान को बढ़ाकर हमने क्या लिख लिया था 1000, तो हमारा जो किलोग्राम बड़ा मात्रक था वो छोटा होकर के ग्राम में बदल गया था। तो ये हमने इस तरह से बदला था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो n का मान क्या है, अगर हम इस कंडीशन की बात करें ऊपर वाली की, तो n का मान है 1 और जो u का मान है वो है किलोग्राम। n का मान ये है, u का मान ये है। दूसरा अगर कंडीशन की बात करें तो इसमें n का मान कितना है 1000 और u का मान कितना है ग्राम। तो अब हम इसको n तो नहीं बोल सकते क्योंकि n का मान एक बार 1 है और दूसरी बार 1000 है, इसलिए हम इसको n1 बोल देते हैं और इसको n2 बोल देते हैं। और इसी तरीके से ये u भी हम 1 से नहीं बोल सकते क्योंकि पहले इसका मान kg है, अब इसका मान ग्राम हो गया है, तो हम इसको u1 और u2 बोल देते हैं। तो अब हमने क्या बताया था n1 u1 बराबर क्या होता है, या nu बराबर क्या होता है, nu बराबर नियतांक होता है, अभी हमने पढ़ा है। और अब हमने पहली कंडीशन के लिए अगर हम लिखें तो n का मान कितना है n1 और u का मान कितना है u1, तो ये भी क्या होगा नियतांक के बराबर होगा, पहली कंडीशन के हिसाब से नियतांक के बराबर होगा। अब दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और दूसरी कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से क्या होगा n2 u2 बराबर नियतांक, मतलब दूसरी कंडीशन में n बदल करके n2 हो गया है और u बदल करके u2 हो गया है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, मतलब समीकरण आ गए। आप देखिए यहाँ पर जो है नियतांक के बराबर में ये है और ये भी नियतांक के बराबर में है। मतलब अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए हमारा ये x, अगर हम इसको कह दें x बराबर है n1 u1 और x ही बराबर है n2 u2, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा जब एक ही चीज़ के बराबर में दो दो चीज़ें होती हैं तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। मतलब n1 u1 बराबर n2 u2, मतलब अगर किसी एक ही चीज़ के बराबर में दो दो चीज़ें हैं, मतलब n1 u1 भी है और n2 u2 भी है, तो ये n1 u1 और n2 u2 आपस में भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम n1 u1 बराबर n2 u2, ये लिख दिया हमने। अब ये दोनों ही, ये भी किसके बराबर था नियतांक के और ये भी किसके बराबर था नियतांक के, तो हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं नियतांक। तो ये हमारे पास में एक और फॉर्मूला हो गया n1 u1 बराबर n2 u2। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए हमें कोई पहला मात्रक दिया जाता है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें हमें पहले मात्र वो परिमाण दिया जाता है n1, तो हम उसको n1 मान लेंगे। और दूसरा जो हमें उसी में ही यूनिट जो दिया जाता है मात्रक, उसको हम u1 मान लेंगे। और अगर बाद में कहता है कि उसका परिमाण बदल करके n2 या कोई भी बता देगा तो हम उसको n2 मान लेंगे, और अगर उसका यूनिट पूछे तो हम यहाँ से u से निकाल लेंगे। मतलब ये हमारी एक इक्वेशन टाइप हो गई n1 u1 बराबर n2 u2, ये एक फॉर्मूला हो गया। इससे आप कोई भी मात्रक और परिमाण में संबंध है ये, तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा यदि प्रारंभ में मात्रक u1 व परिमाण n1 हो तथा बाद में मात्रक बदलकर u2 व परिमाण n2 हो जाए, तब हमने क्या लिखा था nu बराबर नियतांक, तो वहीं से हम लिख देते हैं n क्या है हमारा प्रारंभ में n1 और u क्या है u1, तो बराबर नियतांक, और बाद में क्या हो जाता है n2 u2 बराबर नियतांक। और अगर हम देखें तो ये नियतांक के बराबर है, मतलब ये आपस में भी बराबर होंगे। तो n2 u2 बराबर n1 u1 बराबर n2 u2, और ये दोनों ही किसके बराबर थे नियतांक के। तो ये हमारे पास में एक सूत्र आ गया। अगर आपको इनमें से कोई भी तीन वैल्यू दे देता है, n दे दे, u दे दे, u1 दे दे, n1 दे दे, u2 दे दे, तो आप n2 निकाल सकते हैं। मतलब इन तीनों में से आपको एक चीज़ नहीं देगा, चारों में से एक चीज़ नहीं देगा और आपको तीनों चीज़ें दे देगा, और आपसे कोई भी चीज़ पूछ लेगा इनमें से, तो आप बता सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।